गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, टुडे इज 15 जनवरी और आज हम 15 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा पहला सवाल, वित्तीय वर्ष 2019 से 24 की अवधि के लिए वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति प्रक्रिया को किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? वित्तीय समावेश यानी कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, और इस प्रकार की नीति को 2019 से 24 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है। और अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन 2 जून 1806 को कलकत्ता में होता है और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात करें अगर हम केंद्रीय वित्त मंत्रालय की, तो इसका फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1946 को होता है और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। और अगर हम बात करें भारतीय बैंक संघ की यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की, तो इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1946 को होता है और हाल ही में राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया एमडी और सीईओ चुना गया है। हमारा अगला सवाल, लुप्त प्राय सेके नामक जनजातीय भाषा का संबंध किस भाषा से है? तो इसका सही आंसर है नेपाली से। और अगर मैं बात करूँ सेके की, तो ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि नेपाल के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और अगर आप पूछे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हाल ही में न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नेपाल की लैंग्वेज है सेके, वो पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 700 लोग द्वारा बोली जाती है। और सेके को गोल्डन लैंग्वेज भी बोलते हैं और नेपाल के 100 जनजातियों में से एक जनजातियों द्वारा गोल्डन लैंग्वेज बोला जाता है यानी कि सेके लैंग्वेज। और ये ज़्यादातर 5 गांवों में बोला जाता है जो कि क्रमशः चुकसंग, सैले, ग्याकार, तांबवे और तेतांत में बोली जाती है। हमारा अगला सवाल, यूनेस्को के द्वारा भाषाओं को बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को होता है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। हमारा अगला सवाल, वह अधिनियम जिसके तहत फिल्मों के पायरेटेड संस्करण पर अंकुश लगाने के लिए नई उपधारा को जोड़ना प्रस्तावित है, यानी कि फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए कौन से अधिनियम का यूज किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952। और बात करें अगर भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 की, तो इस अधिनियम के तहत फिल्मों की पायरेसी कॉपी करने वाले लोगों को 3 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर इसके अलावा ये दोनों सजा का प्रावधान है। और ये बिल स्पेशली इंटरनेट पर जो मूवीज हैं उसकी पायरेसी संस्करण पर रोक लगाता है, यानी कि इसे एक तरह का कॉपीराइट का दूसरा पहलू समझ सकते हैं। हमारा अगला सवाल, वह परियोजना जिसके तहत भारतीय रेलवे क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के सौंदर्य और यात्री अनुकूल कोच बनाने का अधिकार प्रदान करेगा, यानी कि वो कौन सी परियोजना है जिसके कारण राजधानी शताब्दी ट्रेनों को और अच्छा, सुंदर और यात्री के अनुकूल यानी कि ट्रैवलर्स को सेटिस्फैक्ट्री देगा? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट हाल ही में 13 जनवरी को लॉन्च किया गया है और स्वर्ण प्रोजेक्ट के अंदर मुंबई और दिल्ली राजधानी आते हैं और इस प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलपमेंट करने के लिए रैको में 35 लाख का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है जो कि किसान के मुद्दे का समाधान करेगा, यानी कि ये कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जो बहस चल रही है उसको समझेगी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। और बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो इसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1937 को होता है और इसका लोकेशन दिल्ली है। और करंट में सुप्रीम कोर्ट के जज शरद अरविंद बोबडे जी हैं और ये 18 नवंबर 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं। और अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की,
तो इसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को होता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये इंडिया में होने वाले इलेक्शन प्रोसेस पर नियंत्रण रखता है। हमारा अगला सवाल, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा भारत की कितनी भाषाओं को फ्री में डोमेन की पेशकश दी गई है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को फ्री डोमेन की पेशकश दी गई है। यानी कि भारत देश की 22 भाषाओं को इंटरनेशनल डोमेन नेम यानी कि IDN के द्वारा बुक किया गया है। और बात करें अगर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज की यानी कि NIXI की, तो इसका फॉर्मेशन जून 2003 को होता है और इसका काम हमारे देश के इंटरनेट रजिस्ट्री यानी कि उसके प्रोटोकॉल को मैनेज करना है। हमारा अगला सवाल, 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व तर्क दिवस यानी कि वर्ल्ड लॉजिक डे। और ये पहली बार 14 जनवरी 2019 को मनाया गया था और उस समय ये लगभग 60 देशों में मनाया जाता है। और बात करो अगर विश्व विज्ञान दिवस की यानी कि वर्ल्ड साइंस डे की, तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी को। और भारत में 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस मनाने का लॉजिक ये होता है क्योंकि इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और बात करें अगर विश्व महिला दिवस की, तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और बात करें अगर विश्व राजनीतिक दिवस की, तो ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और ये सबसे पहले 1980 में मनाया गया था। हमारा अगला सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित किया है। और यहाँ पर इमरजेंसी घोषित करने का मेन उद्देश्य ये होता है क्योंकि हाल ही में यहाँ कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग हुई थी, यानी कि यहाँ के संसद भवन में तोड़फोड़ हुई थी और इस प्रोटेस्ट में लगभग 5 लोग मारे जाते हैं और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका के शहर वॉशिंगटन DC में इमरजेंसी घोषित किया गया है। हमारा अगला सवाल, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने हाल ही में कौन से सीज़न के नॉमिनेंट्स अनाउंस किए हैं? तो बात करें अगर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की, तो ये इनका तीसरा सीज़न होगा। और इस प्रकार के अवार्ड सेरेमनी में इंडियन लैंग्वेज की जो मूवीज़ हैं, इसके अलावा वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म, इन सभी के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट, टेक्नीशियन जो भी हैं, इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को। और इसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसके तहत इन वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का ग्रुप मौसम संबंधी आंकड़े, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से जुड़े प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। हमारा अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है? तो राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाले हमारे देश का 8वां राज्य केरल है। और अगर हम बात करें राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार की, तो इस सुधार के अंतर्गत हमारे देश के वो राज्य आएंगे जो कि एक मोटी राशि केंद्र सरकार से उधारी के तौर पर ले सकते हैं और वे इसका यूज़ राज्य के व्यवसाय को सुधारने के लिए करेंगे। और अभी तक हमारे देश के 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की उधारी की अनुमति मिल गई है। और बात करें अगर केरल की, तो केरल के CM का नाम पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के CM का नाम विजयाभाई आर रूपानी और यहाँ के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। बात करो अगर पंजाब की, तो पंजाब के CM का नाम अमरिंदर सिंह है और यहाँ के गवर्नर का नाम VP सिंह बडनोरी जी है। बात करो अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम श्री प्रीमा खांडू है और यहाँ के गवर्नर का नाम BD मिश्रा जी है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी विकसित करने के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है? और अगर हम बात करें ICT ग्रैंड चैलेंज की, तो ये 5 अक्टूबर 2020 को लॉन्च होता है और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है जल शक्ति मंत्रालय को और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको रिवीजन के लिए PDF की ज़रूरत पड़ती है तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।